फोर्स एंड प्रेशर। सबसे पहले व्हाट इज अ फोर्स, पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, फोर्स क्या होता है? फोर्स हम डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हैं ऑन ऑब्जेक्ट्स। फोर्स इज सिंपली अ पुश और अ पुल। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट फोर्स इज। फोर्स इज अ पुश और अ पुल। ठीक है, जैसे हम डोर ओपन करते हैं तो फोर्स एक्सर्ट करते हैं बाय पुलिंग द डोर और बाय पुशिंग द डोर। दोनों में से एक चीज़ होती है। अलग अलग डोर्स पे अलग अलग चीज़ अप्लाई करते हैं हम लोग, फोर्स अलग अलग टाइप का। ठीक है, ये सिर्फ पुलिंग एंड पुशिंग नहीं है, लेकिन फोर्स इज लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग ऑल्सो। Pushing and pulling are not only the two methods in which we apply force, but also in lifting, stretching, twisting and pressing. ठीक है, जैसे kicking a football. Kicking a football is a kind of push. We are giving push to the football in the forward direction. ठीक है, opening a door is kind of a pull. तो you can easily identify the type of force you are exerting by observing the motion. तुम मोशन को ऑब्जर्व करो तो तुम कैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तुम्हें तुरंत इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे गीले कपड़े से पानी निकालने के लिए व्हाट यू डू, यू ट्विस्ट इट, यू रिंग द क्लोथ। रिंगिंग पता है ना तुम्हें? रिंगिंग, WRINGING, रिंगिंग द क्लोथ। रिंगिंग द क्लोथ मतलब क्लोथ को ट्विस्ट करते हैं हम लोग तो उसमें से पानी निकल जाता है। ठीक है, अब फोर्स कैसे अप्लाई होता है? An interaction of one object with another object results in a force between the two objects. Force is nothing but physical interaction of one object with other object. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल इंटरैक्शन जब होता है तब हम बोल सकते हैं कि फोर्स एक्सर्ट होता है। तो फिजिकल इंटरैक्शन रिजल्ट्स इन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जैसे यहाँ पे एक आदमी एक कार के पीछे खड़ा है, जब तक वो उसको टच नहीं कर रहा है, फिजिकल इंटरैक्शन नहीं है, तब तक वो कार पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता। जब वो फिजिकल इंटरैक्शन करेगा, दैट मीन्स वो कार को पुल या पुश करेगा, तभी वो फोर्स एक्सर्ट करेगा। सो दैट मीन्स फिजिकल इंटरैक्शन इज मस्ट फॉर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सारे फिजिकल इंटरैक्शंस दिखा है। पुशिंग, टू बॉयज पुशिंग ईच अदर, मैन पुलिंग द काउ। ठीक है, अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। काउ भी पुल कर रही है मैन को ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सो यहाँ पे इंटरैक्शन दोनों तरफ से हो रहा है। अच्छा, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। ये भी चीज समझ लो क्या है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू। तो फोर्स हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन ही होता है। तो फोर्स एक मेजरेबल क्वांटिटी है। राइट दिस डाउन, फोर्स इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे क्लास 9th में। ठीक है, सो फोर्स इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसको जब हम मेजर करेंगे ना, इट विल यील्ड और इट विल गिव अस सम न्यूमेरिकल वैल्यू। जब इसको हम मेजर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, जो हमने फॉर्मूला से मिलती है। लेकिन फोर्स के पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, डायरेक्शन भी होता है। फोर्स not only has a numerical value but also a direction. ठीक है, मतलब force is a special kind of quantity which is known as a vector quantity. याद रखना, this is a special extra information I'm giving you. Force is a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड
और डायरेक्शन दोनों होता है। तो फोर्स के टर्म्स में इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड फोर्स, यू कैन आस्क टू वैलिड क्वेश्चंस: हाउ मच इज द फोर्स एंड इन व्हाट डायरेक्शन द फोर्स इज अप्लाइड। दीज टू क्वेश्चंस आर वैलिड। हाउ मच इज द फोर्स एंड इन विच डायरेक्शन इज द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, क्योंकि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग हाउ मच, मोर फोर्स, लेस फोर्स, हाउ मच फोर्स, एंड इट हैज गॉट डायरेक्शन, सो इन विच डायरेक्शन आर यू अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, फोर्स जितना स्ट्रांग होता है उतना उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, उतनी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होती है। तो कैन यू टेल मी विच इज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स, विच इज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स, 10 न्यूटन और 100 न्यूटन, आई एम सॉरी, 10 न्यूटन और 100 न्यूटन, दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन सा है? विच इज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स, 10 न्यूटन और 100 न्यूटन। तुम बोलोगे सर ये न्यूटन क्या है? चलो न्यूटन को हटा देते हैं 2 मिनट के लिए। न्यूटन इज नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, फोर्स is named after a scientist who is Newton. Oops. सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो, 10 और 100 दोनों में से स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सा होगा? 100 ऑफ कोर्स, क्योंकि वो वैल्यू ज्यादा है, मतलब जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा उतना स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा। ठीक है, तो एक चीज नोट कर लो, द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर फोर्स कौन सा स्ट्रॉन्गर है वो देखना है तो उसका मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड तुम्हें बताएगा कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स कॉल्ड न्यूटन, नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन। यू नो हु इज न्यूटन? न्यूटन पता है तुम लोगों को कौन है? जिसने ग्रेविटी या तो न्यूटन इज अ साइंटिस्ट हु गेव अस मेनी लॉज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इज द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशन के बारे में और ग्रेविटी के बारे में जिसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिए हमको, दैट इज दैट साइंटिस्ट इज आइजैक न्यूटन। उसके नाम के ऊपर फोर्स का ऐसा यूनिट रखा गया है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा था भाई, विच फोर्स इज स्ट्रॉन्गर, 10 और 100, उसके आगे एक्चुअली कैपिटल एन लिखना चाहिए। कैपिटल एन इज इट्स यूनिट। यूनिट तो पता है ना क्या होता है? यूनिट इज समथिंग with which we measure a quantity और using which we measure a quantity। जैसे लेंथ को मेजर करना है तो मेरे पास एक यूनिट है मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर। दूसरा यूनिट है सेंटीमीटर, किलोमीटर। ये किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब क्या है? ये यूनिट्स है। इन दीज यूनिट्स वी मेजर लेंथ। वैसे ही फोर्स को मेजर करने के लिए जो यूनिट है दैट इज न्यूटन। फोर्स इज मेजर्ड यूजिंग द यूनिट न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है। ठीक है, तुम्हें एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेम द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, तो यू विल से न्यूटन। ठीक है, okay, that's it. I'm not giving you any further information about the SI unit of force, Newton। सिर्फ इतना याद रखो और कुछ एक्स्ट्रा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ जस्ट टेल मी, आरवी, ये फिगर नंबर 5 दिख रहा है तुमको? 2 men आर पुशिंग अ हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। व्हाट विल बी द रिजल्ट? इसका फाइनल आउटकम क्या होगा जब दोनों एक ही डायरेक्शन में पुश करेंगे? इफ दे आर पुशिंग टूवर्ड्स लेफ्ट, लेट से, तो क्या होगा? बॉक्स आगे जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट। ऑफ कोर्स लेफ्ट में, बिकॉज दे आर exerting force in the left direction. Suppose boy A is exerting a force of 50 Newton, boy B is exerting a force of 100 Newton. Can you tell me the total force? Are we?
Can you tell me the total force? Can you repeat, sir? Boy A is exerting a force of 50 Newton on the box. Boy B is exerting a force of 100 Newton on the box. Can you tell me the total force which is exerted by both of the boys on the box? 150. Very good. देखा क्या हुआ? फोर्स का मैग्नीट्यूड ऐड हो गया. तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इसीलिए ऐड हुआ बिकॉज दे आर acting in the same direction. Both the forces are acting in the same direction. Then the resultant force is equal to the sum of the two individual forces. प्लीज इसको नोट कर लो. ये एग्जाम्पल को याद रखना और इसको नोट करो. अगर दो फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं, इफ द टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, और ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट फोर्स, फिर जो टोटल फोर्स होगा, रिजल्टेंट वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है? टोटल. रिजल्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? टोटल. द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू फोर्सेस. किससे इक्वल होगा? दोनों फोर्सेस के सम से इक्वल होगा. क्या? रिजल्टेंट फोर्स. ये प्लीज नोट कर लें. और एग्जाम्पल भी तुम लिख सकते हो, और तुम्हारे बुक में अगर तुम पेंसिल से अंडरलाइन कर रहे हो तो ये यहाँ पे तुम ऐसे दिखा भी सकते हो कि बॉय ए 50 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, बॉय बी 100 न्यूटन अप्लाई कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो टोटल फोर्स ऐड होके 150 न्यूटन हो जाएगा. अच्छा, अब दूसरा जो फिगर है इसके बाजू में, उसमें देखो जरा ध्यान से. बॉय ए इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन. बॉय बी इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन. ठीक है, एंड द बॉक्स इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन. राइट डायरेक्शन मतलब बॉय बी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है लेकिन उसके ऑपोजिट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब बॉय उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, बॉक्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है. यहां पे बॉय बी इज एक्सर्टिंग फोर्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन, बॉय ए इज एक्सर्टिंग द फोर्स इन द राइट डायरेक्शन, एंड मूवमेंट इज हैपनिंग इन द राइट डायरेक्शन. ठीक है, सो इस केस में व्हाट विल बी द नेट फोर्स? ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको ढूंढने के लिए एक फोर्स को हम पॉजिटिव ले लेंगे और दूसरे फोर्स को नेगेटिव ले लेंगे और उनको ऐड कर देंगे. एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव और उनको ऐड कर देंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स? +100 प्लस -50. That is 100 minus 50. That is 50 Newton towards right. 50 Newton towards right. मतलब ये बॉक्स राइट डायरेक्शन में मूव करेगा. किसकी वजह से? बॉय ए के फोर्स की वजह से. लेकिन जो रिजल्टेंट या फिर टोटल फोर्स या फिर नेट फोर्स कितना है? 50 न्यूटन. दोनों का फोर्स एल्जेब्रिकली ऐड हो गया. ठीक है, तो एक चीज इसमें नोट कर लेना, फोर्सेस आर, आई एम सॉरी, फोर्सेस एक्टिंग along the same line are always added algebraically. अगर फोर्सेस एक ही लाइन में एक्ट हो रहे हैं तो उनको हम एल्जेब्रिकली ऐड कर देते हैं. एल्जेब्रिकली मतलब जो राइट डायरेक्शन है उसको प्लस ले लो और जो लेफ्ट डायरेक्शन है उसको माइनस ले लो. ऐसे करके हम उनको ऐड कर सकते हैं तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा, रिजल्टेंट या टोटल फोर्स मिल जाएगा. अब मैं इस सिचुएशन को थोड़ा चेंज करता हूं एंड आई वांट तनिष टू गिव मी द आंसर. तनिष, इसका फोर्स है 100 न्यूटन और ये जो दूसरे वाले बंदे का फोर्स है दैट इज ऑल्सो 100 न्यूटन, और ये दोनों एक दूसरे को, मतलब सॉरी, बॉक्स को पुश कर रहे हैं लेकिन नेट मूवमेंट नहीं हो रहा है.
इस केस में क्या है, बॉक्स इज एट रेस्ट, देर इज नो नेट मूवमेंट. तो कैन यू टेल मी what is the total force acting on the box? Zero. Very good, this is excellent. Zero. क्या किया तुमने, जीरो कैसे निकाला? Sir, because 100 positive और B वाले का 100 negative. वेरी गुड. ए का 100 पॉजिटिव, बी का 100 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐड होके 100 माइनस 100 जीरो हो जाएगा. तो फोर्स जीरो जब होता है किसी भी बॉडी पे, तो क्या वो मूवमेंट करता है? डज इट मूव? नो. द बॉडी ओनली मूव्स व्हेन द नेट फोर्स इज नॉट जीरो. When the net force is not zero, only when the body, and only then the body can move. When the net force is not zero, only then the body can move. ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं. यहाँ पे देखो, मैं अभी वो जीरो वाला एग्जाम्पल दे रहा था ना. 3 बच्चे लेफ्ट साइड में, 3 बच्चे राइट साइड में, टग ऑफ वॉर चालू है. ठीक है, तीनों का जो स्ट्रेंथ है लेफ्ट और राइट वालों का, ए और बी टीम का सेम स्ट्रेंथ है. ठीक है, ये लोग यहाँ पे पुश कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे पुश कर रहे हैं. सपोज यहाँ पे जो फोर्स है टूवर्ड्स लेफ्ट इज 500 न्यूटन, यहाँ पे टूवर्ड्स राइट जो फोर्स है दैट इज ऑल्सो 500 न्यूटन. राशि, व्हाट इज द टोटल फोर्स? Net force, resultant force. I can't hear you. Zero. Yeah, now I can hear you. Yes, it is zero. ठीक है, सो लेफ्ट वाला जो फोर्स है वो -500 है और राइट वाला फोर्स है +500. इनको ऐड कर दो, जीरो आ जाएगा. यहाँ भी विल द रोप मूव? इट मे मूव लैटरली हियर एंड देयर. ठीक है, बट इट विल नॉट मूव, मीन्स नो टीम, नन ऑफ द टीम विल विन. नन ऑफ द टीम विल विन दिस सिचुएशन, राइट. तो ऐसा एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो वहाँ पे, तो तुम्हें याद रहेगा, तुरंत फिगर देख के याद आना चाहिए. ठीक है, कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्सेस होते हैं तो नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे जीरो हो जाता है और ऐसा ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव नहीं करता. इफ द टू फोर्सेस अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो. तुम्हें पता है इस बुक का स्पेशलिटी क्या है? तुम्हें पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस रहेगा ना, सिर्फ ये हाईलाइटेड पार्ट पढ़ो, तुम्हारा रिविजन हो जाएगा. And it will take hardly any time to revise the chapter because they have given it so nicely. जो मेन चीज़ है उसको हाईलाइट कर दिया है, बाकी वही चीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं. दे आर रिटन इन देयर ओन वर्ड्स, सो टू फ्रेम आंसर ऑल्सो इट्स वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, चलो आगे जाते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड दिस इज वेरी इजी. तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स हम देख तो नहीं सकते, फोर्स को फील कर सकते हैं, या उसके इफेक्ट्स को हम देख सकते हैं या फील कर सकते हैं. तो उसकी क्या क्या इफेक्ट्स है फोर्स की? नंबर 1, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. इस हर एक इफेक्ट का मैं एग्जांपल दूंगा तुम्हें, और इसका जो एग्जांपल है मैं तुम्हें एक ही एग्जांपल सब में दूंगा, दैट इज फुटबॉल. रॉन्ग स्पेलिंग, फुटबॉल. हर एग्जाम्पल में फुटबॉल. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. अगर तुम्हारे सामने फुटबॉल स्टेशनरी है, उसको किक करो, फोर्स उसको मूव करेगा एंड द फुटबॉल विल गो अहेड, इट विल स्टार्ट मूविंग. सो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, राइट? ऑफ कोर्स इट कैन. सेकेंड, फोर्स कैन मूव स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स उसको रोक सकता है. फुटबॉल तुम्हारे सामने आ रहा है, तुम्हें उसको रोकना है, तुम उसको फोर्स एक्सर्ट करते हो, रोक देते हो विथ योर फीट और विथ योर हैंड. ठीक है, सो फुटबॉल का सेम एग्जाम्पल, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट,
अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. तुम्हारे सामने फुटबॉल चल रहा है, तुम उसको किक करके और स्पीड में आगे पुश कर सकते हो या फिर उसकी स्पीड स्लो भी कर सकते हो. सो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फुटबॉल राइट डायरेक्शन से आ रहा है, मैं उसको लेफ्ट डायरेक्शन में भेज सकता हूँ. ठीक है, या राइट डायरेक्शन से आ रहा है, मैं वापस उसको राइट डायरेक्शन में भेज सकता हूँ या एक एंगल पे भेज सकता हूँ. ठीक है, तो आई कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट. एंड लास्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे मैं फुटबॉल का एग्जाम्पल नहीं लूंगा, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लूंगा रबर बैंड का. रबर बैंड है मेरे पास, उस पर फोर्स एक्सर्ट किया, उसको मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ. स्प्रिंग है मेरे पास, उसको कंप्रेस किया, उसको मैं कंप्रेस मतलब फोर्स एक्सर्ट करके कंप्रेस कर सकता हूँ, उसका शेप और साइज दोनों चेंज हो जाएगा. बलून को मैं एक हद तक कंप्रेस करके उसका शेप और साइज चेंज कर सकता हूँ. डो को शेप और साइज हम लोग चेंज करते हैं बाय एक्सर्टिंग फोर्स. सो फोर्स कैन डू ऑल दीज थिंग्स. अब इसके एग्जाम्पल वो लोग ने डिटेल में डिस्कस किए जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. जैसे पहला वाला, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. एक फुटबॉल अगर रेस्ट पे है, उसको किक करो, वो मूव करने लगेगा. एक बाइसिकल अगर रेस्ट पे है, उसको पेडल करो, मूव करने लगेगी. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. बॉल तुम्हारी तरफ आ रहा है, रोक लो उसको, फोर्स एक्सर्ट करके रुक जाएगा. ठीक है, बाइसिकल आगे जा रही है, ब्रेक अप्लाई करो, ब्रेक्स विल अप्लाई फोर्स ऑन द बाइसिकल टू मेक इट स्टॉप. स्पीड चेंज हो सकती है मूविंग ऑब्जेक्ट की. हॉकी, फुटबॉल, जो तुम्हें एग्जाम्पल लेना ले सकते हो. बाइसिकल अगर मूव कर रही है, तुम उसको पेडल करके और स्पीड बढ़ा सकते हो उसकी, या फिर ब्रेक्स अप्लाई करके स्पीड कम भी कर सकते हो. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. क्रिकेट में बॉल एक डायरेक्शन से आ रहा है, यू कैन अप्लाई फोर्स ऑन इट एंड ड्राइव इट इन एनी डायरेक्शन इन विच यू अप्लाई द फोर्स. ठीक है, सेम थिंग गोज विथ एनी अदर स्पोर्ट्स. अ फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मैंने तुम्हें बताया था, स्प्रिंग का एग्जाम्पल, रबर बैंड का एग्जाम्पल, डो का एग्जाम्पल. ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे. मैं थोड़ा रिलेटिवली फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं. वी हैव टू फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन दिस चैप्टर. प्रॉब्लम सॉल्विंग पे सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा, मतलब आंसर कैसे लिखने. ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो है नहीं अभी, तुमको 9th में आएंगे, इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे. अभी तो कुछ भी न्यूमेरिकल्स नहीं है. सो इट इज़ ओनली द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू फॉर्म द आंसर. और आंसर फॉर्म करने के लिए योर थियोरेटिकल नॉलेज शुड बी अप टू डेट. ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे आते हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज मस्क्यूलर फोर्स. क्या होता है मस्क्यूलर फोर्स? मस्क्यूलर फोर्स कोई भी ह्यूमन या फिर एनिमल या फिर बर्ड या फिर इंसेक्ट अपने अपने बॉडी की एनर्जी को यूटिलाइज करके अपने मसल्स से एक्सर्ट करता है. दैट इज मस्क्यूलर फोर्स. द सिंपल एग्जाम्पल इज वॉकिंग. when you're walking, you are using your legs muscles to exert force on the ground to go ahead. When you are running, you are using muscular force. When you are opening the door, you are using muscular force. When you are lifting weight, you are using muscular force. When you are pushing an object, you are using muscular force. When you are playing football, you are using muscular force. तो तुम लाइफ में कोई भी तुम्हारी एक्टिविटी कर रहे हो फिजिकल, उसमें मस्कुलर फोर्स यूज होता है. फ्रिक्शनल फोर्स, नेक्स्ट फोर्स. और फ्रिक्शन, इसके बाद वाले चैप्टर का नाम ही है फ्रिक्शन. इसके बाद जो चैप्टर है उसका नाम ही फ्रिक्शन है. तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन वन सरफेस बाय द अदर सरफेस विच इज मूविंग ऑन इट और स्लाइडिंग ऑन इट और रोलिंग ऑन इट. अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल हो रहा है या स्लाइड कर रहा है तो वो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा. कौन? दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगी. ठीक है, जैसे व्हीकल इज मूविंग ऑन द रोड, सो देर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द व्हील्स और टायर्स ऑफ द व्हीकल. You are walking on the road. The road is exerting frictional force on your feet in the backward direction
and then you can move in the forward direction. So there is friction there as well. ठीक है. और फ्रिक्शन कहाँ पे होता है? सपोज मेरे डेस्क पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, मैं उसको पुश करता हूँ और आगे स्लाइड करता हूँ, ऑब्जेक्ट स्लाइड होके आगे जाता है. द टेबल इज एक्सर्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. सो फ्रिक्शनल फोर्स इज बेसिकली कोई भी एक सरफेस है, उसके ऊपर दूसरी सरफेस है, जब वो मूव करती है, स्लाइड करती है, तो ये जो नीचे वाली सरफेस है वो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करती है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. I will show you the figure also, and we'll talk about more of frictional force in the next chapter as well. Then comes magnetic force. Everybody knows magnetic force. A magnet can exert two kinds of forces. One is a force of repulsion and the other is a force of attraction. याद है, पता है तुम्हें मैग्नेट है तुम्हारे पास घर पे? डू यू प्ले विथ मैग्नेट्स? यू मस्ट हैव प्लेड विथ मैग्नेट्स. मैग्नेट में दो पोल्स होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल. अगर दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को साथ में लाया तो वो रिपेल करते हैं, और अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ और एक के साउथ को साथ में लाया तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे गेट स्टक विद ईच अदर. सो देर आर टू फोर्सेस which a magnet can exert. That is the force of repulsion and the force of attraction. I'm sure you are aware about this. ठीक है? So that is magnetic force, the force exerted by magnet. Then there is electrostatic force, and this is really interesting. You might have felt electrostatic force in a lot of occasions. When you brush your hair with a comb, your dry hair, and when you bring that comb near the pieces, small bits of paper, they get stuck to the comb. ऐसा देखा है तुमने कभी होते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? नहीं देखा है तनुष? यू हैव अ कोम एट होम, लेके आओ, आज तनुष से करवाएंगे हम एक्टिविटी. यस तनुष, कोम लेके आओ और एक पेपर फाड़ना पड़ेगा तुम्हें तनुष. Okay, tear a very small piece of paper into small bits and don't fold them, keep them flat. बहुत ही छोटा सा पेपर, पतला सा, उसको टेयर करो और छोटे छोटे पीसेस में उसको कट करो. And if you can move your cam to make us watch the experiment, then it will be much better. Interesting. But now, Did you tear small pieces of papers? yes, sir. इससे भी छोटा, बहुत छोटा, एकदम छोटा. टेयर टेयर टेयर, इतने छोटे हो जाने चाहिए पेपर्स. बट डोंट मेक देम फोल्ड. फोल्ड नहीं होना चाहिए. Uh, या yes, that is fine. Now do one thing, just move your notebook away, all the papers, just keep the desk empty. Yeah, now comb your hair. How many pieces you have paper ka? Comb, a lot of combing. पीछे 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 लेना है, पीछे. uh, Cool. Yeah, I think enough. Don't touch that comb now. Just comb again.
Okay. Now just focus the camera on the paper. Yeah, now take it near. Got stuck to it. Wow. क्या बात है यार. You did it. You did it, champ. I thought it won't happen. Cool. सब लोग ट्राई कर सकते हैं. बट किया ही होगा तुमने कभी ना कभी ट्राई. राशि, हैव यू ट्राइड इट अर्लियर? Sir, there's something na, if you rub a balloon to your head, Yes. it will make your hair fall. And it will stick to the wall also. If you have an inflated balloon, if you stick with your head, you will and bring it near the wall, it will stick to the wall. Sir, it is on scale also. Scale also. You can do it with a scale. Hair and scale and Yeah. paper balls will stick. Exactly. So that is electrostatics. Electrostatics में क्या होता है? I'll tell you what happened with the comb and the bits of paper. So you rubbed the comb with your hair. The comb is a non-metal and your hair are also non-metallic, of course. ठीक है. तो जब दो नॉन मेटल्स को रब करते हैं, इन द रबिंग प्रोसेस दे एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स. उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दे गेट एक्सचेंज, दे जंप फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. ठीक है. नाउ after rubbing the comb with the hair, after exchanging the electrons, if you bring that comb near the bits of paper, one of the object, either the comb or the paper, will have charges, excess of charges or deficit of charges. So when you bring near, these charges, equal and opposite charges, will attract each other, and the bits of paper being lighter, they will get attracted by the comb. So this is what happens in electrostatic forces. In electrostatic forces, the charges means positive and negative charges, electrons and protons, they exert force on each other, and all the materials around us are made up of charges. Even we are made up of charges. In winter, when you wear sweater, if you take the sweater off, you will feel that the fibers of your t-shirt or your clothes which you are wearing underneath, they get activated and they stick to the sweater. ठीक है. So that happens due to electrostatic force, and that is basically due to rubbing. Electrostatic force के पीछे का main reason है rubbing. You also comb your hair, that is rubbing. Friction happened between hair and comb, and that's why this happened. So that is electrostatic force, which is due to charged particles. And the last is gravitational force. Gravitational force is force exerted by any body in the universe on any other body. जैसे earth is a heavenly body to which we are the closest right now. So we see that कोई भी object को ऐसे drop करोगे तुम, तो वो नीचे जाता है. It gets attracted by the earth. Earth उसको क्यों attract करता है? Because earth is pulling the object with the help of gravitational force. So earth is exerting gravitational force on any object around it. So every object around us, if you drop them, they go down, they fall down. Falling down means getting attracted by gravity. That means gravitational force is exerted on them. ठीक है. So gravitational force is exerted not only on earth, also on moon, also on Mars, also on Jupiter. Anywhere in the space there is gravitational force. Yes, but when there is a small object in space, it will float. तुमने एस्ट्रोनॉट्स को देखा होगा जब वो लोग स्पेसशिप में होते हैं. So what they do, they just float. They don't stand. They cannot stand at one position. They just float. Why? Because there is no gravitational force acting on them, because they are really far away from the earth. ठीक है. But then too, we cannot say that gravitational force is zero in space. There is a gravitational force, but it is very, very less. Okay. So what they have done is they have segregated or divided these forces into two types. The first type is contact forces. Contact force मतलब क्या है?
where there is a physical contact between one body and the other body, only then the force is exerted. So muscular force, frictional force, they get exerted on the bodies only when there is a physical contact between the bodies, इसलिए इनको contact force बोलते हैं. And then there are non-contact forces. Non-contact forces are the forces which are exerted from a distance. Magnetic force, दो मैग्नेट को दूर भी रखेंगे तो भी वो रिपेल होंगे या अट्रैक्ट होंगे. सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को एक्सर्ट होने के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यू जस्ट ब्रॉट द कोम्ब नियर द piece of paper and it got attracted. Gravitational force, एप्पल अपने आप नीचे गिरा था तब न्यूटन ने बताया था कि ग्रेविटी इज समथिंग, यू नो, देयर इज नो नीड ऑफ एप्पल इन द अर्थ टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है वो गिरने के बाद अर्थ से कांटेक्ट में आती है, उससे पहले कोई कांटेक्ट नहीं होता. मतलब मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दे आर एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट्स which are not in contact with each other. Okay, so please remember that. Again, contact forces में एक muscular force है, pulling, pushing, kicking, stretching, squeezing, twisting, pressing, ये सब muscular force की वजह से होता है. All the animals, humans, insects, bird, they exert muscular force in one or the other way. Respiration विदाउट मस्कुलर फोर्स हो ही नहीं सकता. अपने जो लंग्स है उसके मसल्स रेस्पिरेशन करने के लिए हेल्प करते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन, द फोर्स विच ऑलवेज ऑपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अदर बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. तुम बाइसिकल चला रहे हो, ठीक है तनिष, you are riding a bicycle and you stopped pedaling, what will happen? Sir, the bicycle will slow down and stop. Very good answer. The bicycle will not stop immediately, it will first slow down and then it will finally come to rest, finally stop after some distance. तो एकदम से क्यों नहीं रुकता है? Because the muscular force which you exerted on the bicycle kept it going. Now to stop it, there is a opposite direction force which is exerted on the bicycle, which is frictional force, which is exerted by the road on the bicycle in the opposite direction. ठीक है, तो वो बाइसिकल को रोकेगा लेकिन उसको टाइम लगेगा. तो इवेंचुअली कुछ डिस्टेंस आगे जाके आफ्टर यू स्टॉप पेडलिंग द बाइसिकल विल कम टू रेस्ट. तो ग्रेजुअली होता है ये प्रोसेस. अब ये इसलिए होता है बिकॉज बाइसिकल is in contact with the road, means there is a contact between bicycle tires and road, and that's why the friction eventually stops the bicycle. तनिष एक क्वेश्चन पूछता हूं. एरोप्लेन है, ठीक है, पैराग्लाइडिंग पता है? पैराग्लाइडिंग, यू नो व्हाट इज पैराग्लाइडिंग? यू डोंट नो व्हाट इज पैराग्लाइडिंग? ठीक है, एरोप्लेन का एग्जांपल ही लेते हैं. एरोप्लेन चल रहा है, ठीक है, और पायलट ने सोचा कि अब तो कोई कांटेक्ट नहीं है किसी के साथ भी, ग्राउंड से भी ऊपर उठ चुके हैं हम लोग और हवा में चल रहे हैं, तो इंजन बंद कर देते हैं. तो अब तो कोई रोकने वाला नहीं है ना, अपने आप पहुंच जाएगा एरोप्लेन जहां पहुंचना है, उतार देंगे उसको, चलेगा? ऐसा कर सकते हैं? बीच में इंजन बंद कर सकते हैं क्या? नो सर. वाई? सर अगर इंजन बंद कर देंगे तो गिर जाएगा. बट क्यों गिर जाएगा? आगे जा रहा है ना वो, तो देर इज नो फ्रिक्शन ना, फ्रिक्शन तो नहीं है ना. इज देयर एनी फ्रिक्शन? थिंक, दिस इज द ट्रिक क्वेश्चन. लेकिन पैराग्लाइडिंग में तो आपकी बॉडी एकदम फ्री हो जाती है. मैं वही बोल रहा हूँ, पैराग्लाइडिंग की बात करें या फिर एरोप्लेन की बात करें, ठीक है. पैराग्लाइडिंग में तो इंजन होता नहीं है, एरोप्लेन में तो इंजन होता है ना. तो इंजन बंद कर देंगे ना हम लोग, तो भी तो प्लेन उतर ही जाएगा कहीं ना कहीं. डज प्लेन स्लो डाउन ऑन स्टॉपिंग द इंजन? नो सर. Yes, it does. Yes, sir. Yes, it does.
एरोप्लेन का इंजन अगर बंद करेंगे तो प्लेन स्लो डाउन होता है। प्लेन स्लो डाउन इसलिए होता है बिकॉज देर इज अ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय एयर। एयर भी तो फ्रिक्शन एक्सर्ट करती है ऑन बॉडी मूविंग इन इट। इसीलिए एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, स्पोर्ट्स कार्स, फॉर्मूला 1 रेसिंग कार्स, इनका जो शेप है ना वो बहुत ही एरोडायनामिक होता है। शिप्स, सबमरीन्स, इनका भी शेप देखो एरोडायनामिक होता है। एरोडायनामिक इसके लिए शेप वो पता है? एयर के से कट के जा सकते हाँ, ताकि वो एयर के थ्रू कट करके उसको जा सके। ये इसलिए ऐसा होता है बिकॉज एयर के थ्रू जब वो कट करके जाएगा ना तो फ्रिक्शनल फोर्स मिनिमम रहेगा। द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी मिनिमम। अभी एक मूवी का ट्रेलर देखा मैंने, मार्वल का लेटेस्ट मूवी है एटर्नल्स। किसी ने ट्रेलर देखा? एटर्नल्स। कोई मार्वल फैन है यहाँ पे? तू मार्वल फैन है, एटर्नल्स का ट्रेलर नहीं देखा? क्या कर रहा है भाई? मैंने 3 दिन से यूट्यूब खोला ही कुछ ओ नहीं माय पता। गॉड, ओ माय गॉड, समथिंग सीरियस हैपनिंग ओवर योर एंड। ठीक है, एटर्नल्स का ट्रेलर देखना, आज ही देखना तुम लोग। उसमें एक स्पेसशिप आती है शुरुआत में, ट्रेलर की शुरुआत में स्पेसशिप आती है। मुझे उसका शेप देख के बहुत अजीब लगा, मतलब ये कैसे टाइप की स्पेसशिप है यार? इसमें तो कोई एरोडायनेमिक्स ही नहीं है। एरोडायनेमिक्स मतलब फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, तो ऐसे कैसे ये स्पेसशिप चलाते हैं लोग इतने ज़्यादा फ्रिक्शन के साथ? So I was surprised. Always you see, whichever spaceships or whatever flying objects or ships are there, submarines are there, they have a very bird-like shape, and that bird-like shape reduces the friction. Friction air भी provide करता है, friction water भी provide करता है, friction surface मतलब road भी provide करता है। ये सारे फ्रिक्शन मिनिमम होने चाहिए तभी एक बॉडी स्मूथली आगे बढ़ेगी। ठीक है, सो आई टॉक लिटिल बिट अबाउट फ्रिक्शन हियर एंड देयर। तो फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पे आते हैं। मैग्नेटिक फोर्स मैंने बताया तुम्हें, मैग्नेट किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करेगा विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, इसलिए वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। डिस्टेंस से भी अट्रैक्ट कर सकता है। क्लास 6 में तुमने पढ़ा था क्या मैग्नेट्स के बारे में? हो सकता है। एक चीज़ याद रखना, मैग्नेटिक फोर्स दो टाइप के होते हैं। repulsive force, repulsion between like poles, and attraction between unlike poles. North north repel each other, south south repel each other, north south attract each other, south north attract each other. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे। दो टाइप के चार्जेस होते हैं। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। इसको अगर तुम नोट कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दो टाइप के चार्ज होते हैं। ये चार्जेस प्रोड्यूस, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लैंग्वेज यूज़ किया है, चार्जेस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, चार्जेस ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, बट दे आर ट्रांसफर्ड बाय फ्रिक्शन। ये प्रोड्यूस्ड की जगह पे एक वर्ड हम यूज़ करेंगे, produced is a wrong word, transferred is the correct word. Produced की जगह पे word use होगा transferred by friction when one object is rubbed over the other object. Electrostatics का मतलब क्या होता है? Stationary electric charges। जब ये चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी किसी भी ऑब्जेक्ट पे रहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाता है। द ऑब्जेक्ट इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे वो कोम्ब, कोम्ब को तुमने हेयर के साथ रब किया, द कोम्ब happened to be in electrostatics because it had some charges on rest, at rest on it. ठीक है, a comb is said to have acquired electrostatic charges after it has been rubbed with dry hair. Such a comb is an example of charged object. तुम्हारा कोम्ब चार्ज ऑब्जेक्ट था, अब तो चार्ज चला गया सारा। An electrically charged object exerts electrostatic force. तुम्हारे कोम ने वो पेपर के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट किया। An electrostatic force is actually an electrical force. It is called electrostatic force because electric charges involved in it remain static or stationary. The electric charges remain confined to the charge object and do not move. अगर तुम गलती से
किसी करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर को टच कर लोगे तो तुम्हें क्या लगेगा? शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक। क्यों पता है? बिकॉज यू जस्ट फेल्ट द मूविंग चार्जेस, द चार्जेस विच आर मूविंग, ठीक है। बट ये जो कोम में चार्जेस थे वो मूव नहीं हो रहे थे, दे वर एट रेस्ट, एंड दैट्स वाई वी टच द कोम, वी डोंट फील एनीथिंग। बट अगर वो कोम मेटालिक होता और उस पर चार्ज होते जो स्टेशनरी होते, तब अगर तुम उसको टच करते तो तुम्हें शॉक लगता। और ये कभी कभी होता है हमारे साथ, जनरली विंटर्स में होता है। अगर हम लोग कार में बैठे हैं, ठीक है, वी आर वेयरिंग सम नाइलॉन क्लोथ्स और समथिंग लाइक दैट, sports t-shirt or something like that, and then when we get out of the car and when we touch the handle of the car we feel a shock. ऐसा लगा है क्या किसी को शॉक? सर प्लास्टिक चेयर पे बैठेंगे तो बाद में किसी और को टच करेंगे तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, प्लास्टिक चेयर पे बैठते हैं, static shocks, yes exactly, that is due to static electricity. So you know now what are electrostatics and what are electrostatic forces and how are they. This is वो comb वाला। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो एक्सर्ट होता है दैट इज विदाउट टचिंग, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, पुल ऑफ द पुल एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट्स possessing मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको अंडरलाइन कर लो, द पुल exerted by objects possessing mass is called gravitational force. The gravitational force between two objects is a force of attraction and it acts even if the objects are not in contact. Does the sun exert a gravitational force on earth? Yes or no? क्या सन अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है? Yes. Does earth exert gravitational force on moon? Every planet in the solar system attracts every other planet with the help of gravitational force. Yes, of course. Every body in the universe attracts every other body with a gravitational force. तो सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन और सारे प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, सारे प्लैनेट्स के आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बट इज देयर एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद बिटवीन एनी प्लैनेट? नो, नो प्लैनेट हैज एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अदर प्लैनेट। तो विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट भी ये फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, मतलब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। सो इट्स अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये न्यूटन की पूरी स्टोरी बताई है उन्होंने। Okay, the next topic is pressure. Rashi, use the word pressure in a sentence not related with science. Yeah, come on. I have a lot of study pressure. Very nice. I was expecting that. मैं यूज करूँ? मैं करता हूँ एक। On Friday, Saturday, the homework pressure is immense in my class. Today, the sir gave us the pressure about tomorrow's exam. I am pressurized for submission of homework every Saturday. Yes, anything else, please? Pressure on his injured leg. Can you repeat that? Rahul put his pressure on his injured leg to walk. Oh my God, that is very sad. और एक है मेरे पास है, और एक। My mom has put chole in the pressure cooker. The pressure cooker whistle makes an annoying noise.
Okay, so there's enough use of pressure in your life. Enough pressure you have in your life. There is one more pressure to add to all the pressure which you already have in your life. But this pressure is a easy one because this is from physics. ठीक है? Pressure is produced when force acts on an object. जब किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइप का फोर्स एक्सर्ट होता है तो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है. ठीक है, ये फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए. सपोज एक सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर इफ देर आर सम फोर्सेस एक्टिंग in a way that all the forces are perpendicular to the surface, making 90 degree with the surface, then these forces will exert pressure on the surface. They will exert pressure on the surface. You in your day-to-day life experience pressure, physical pressure, not mental pressure due to homework. Okay, physical pressure. You experience physical pressure in your day-to-day life very regularly. We are going to talk about physical pressure. ठीक है? This is example of pressure. First is example of small pressure and second is example of large pressure. Suppose एक wood का piece है, तुम उसको अपने thumb से press कर रहे हो. क्या तुम्हारा थंब वुड के अंदर चला जाता है? डज योर थंब गो इनटू द वुड? नो, नॉट पॉसिबल. बट सपोज एक छोटी सी पिन लेते हो तुम और वो पिन को वुड के ऊपर रख के देन यू एक्सर्ट द सेम प्रेशर. विल द पिन गो इनटू द वुड? यस, इट विल गो. व्हाई डज द पिन डू द वर्क ऑफ पेनिट्रेटिंग द वुड एंड व्हाई यू और योर थंब कैन नॉट डू दैट? इतना सिंपल चीज तुम्हारा थंब नहीं कर पाया? क्या डम थंब है तुम्हारे पास? I can't say that. Okay, this is all due to pressure. तुम्हारे thumb की कोई गलती नहीं है. It's not fault of your thumb. It is the magic of pressure. So pressure can be increased or decreased by the same force. Same force produces two kinds of pressure. Large pressure and small pressure. एक ही फोर्स बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है इस केस जैसा. दिस इज द एग्जांपल ऑफ लार्ज प्रेशर एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्मॉल प्रेशर. फोर्स तो एक ही है, थंब वही है, आदमी भी वो है, फोर्स भी उतना है. ठीक है, तो लार्ज प्रेशर और स्मॉल प्रेशर क्यों? लार्ज प्रेशर में सेम फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन small area. When the area is small, see the drawing pin, उसका ये edge देखो, point जैसा है. जितना sharp point like edge होगा, area उतना कम होगा, force उतना ज्यादा pressure exert करेगा. The same force. area जितना ज्यादा होगा, large area होगा, एक force pressure provide नहीं कर पाएगा. The pressure will be very less because of the large area. So small pressure goes to the credit goes to large area. याद रखना, प्रेशर बढ़ाना है तो क्या करोगे? एरिया कम कर दो. प्रेशर कम करना है तो एरिया बढ़ा दो. अब एरिया और प्रेशर का रिलेशनशिप समझा? नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ फॉर्मूला फॉर प्रेशर. पहले तो डेफिनेशन ऑफ द प्रेशर, प्लीज अंडरलाइन दिस और नोट इट डाउन. प्रेशर is the force acting on a unit area of the object. Pressure is the force acting on a unit area of the object. ठीक है, ये प्रेशर की डेफिनेशन है और इसका फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. प्लीज ये बना लो, सेम फोर्स, क्योंकि तुम बार बार ये भूल जाओगे. प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ प्रेशर. एक तो है लार्ज प्रेशर, एक तो है स्मॉल प्रेशर. लार्ज प्रेशर के लिए द फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन
स्मॉल एरिया। स्मॉल प्रेशर के लिए द फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन लार्ज एरिया। प्लीज इसको बना लो, ये फ्लो चार्ट को। फोर्स सेम रहेगा दोनों केस में। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्लास 9th में भी होगा ये। Okay, guys. Next topic, or sorry, next point to be noted. The SI unit of measuring pressure is Newton per square meter, Newton per meter square, which is also called Pascal, named after a scientist. मैंने तुम्हें बताया था फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स किस में मेजर होता है, न्यूटन में। ठीक है, फोर्स इज मेजर्ड इन अ unit which is known as Newton. Pressure is measured in a unit which is known as Pascal. Okay, Pascal is also named after a scientist जिसने प्रेशर के लॉज बताए थे। ठीक है, लॉज ऑफ प्रेशर, ये तुम पढ़ोगे आगे, क्लास 11th में पढ़ोगे, CBSE। SI unit of measuring pressure is Newton per meter square or Pascal. So 1 Pascal is 1 Newton per meter square. Please note it down. Next important thing to note down, 1 kilopascal is equal to 1000 pascal. 1 kPa is equal to 1000 PA. 1 kilopascal is 1000 pascal. Please note it down. ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है हमें समझ में आया। प्रेशर कौन एग्जर्ट करता है, फोर्स। अगर फोर्स लार्ज एरिया पे एग्जर्ट हो रहा है तो प्रेशर जो प्रोड्यूस होगा वो कम होगा। अगर फोर्स कम एरिया पे प्रोड्यूस हो रहा है तो लार्ज प्रेशर प्रोड्यूस होगा। सो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कितना है, 100 न्यूटन। पहले तो ऐसे लिख लेना है, ठीक है। ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट नोट डाउन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट हैज टू बी फाउंड आउट, देन राइट द फॉर्मूला। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है 100, एरिया कितना है 2, सो प्रेशर कितना हो जाएगा 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई एम सॉरी, I will not write like this. You will learn about this in next class. Newton per meter square or 50 pascals. That's it. Simple. This is the first numerical you guys are encountering in this chapter. और कोई न्यूमेरिकल है नहीं वैसे, एक ही टाइप का है, so I just showed you.
ठीक है, लिख लिया ये, चलो आगे जाते हैं. So pressure, again I'm telling you, it depends on two factors: force applied and the area over which the force acts. The same force can produce two different pressures depending upon the area. Large area पे अगर force act करेगा तो it will produce small pressure. But if the same force acts over small area, then it produces large pressure. ठीक है. अब डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल, वाई स्कूल बैग्स हैव वाइडर स्ट्रैप्स. एग्जाम्पल स्कूल बैग का है और बाजू में देखो ड्राइंग किसका दिया है, कूली का. मतलब वो उसके लिए स्कूल बैग. नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिस इज अ सार्काज्म, आई एम टेलिंग यू. मतलब तुम स्कूल के जो बच्चे हो ना, तुम कूली से कम नहीं हो, कूली हो तुम. इतने हैवी बैग्स लेके स्कूल जाते हो. यू आर नो लेस देन कूली. स्कूल पहुंचते ही तुम्हें 50 रुपये टिप देनी चाहिए और घर पे आते ही 100 रुपये. अरे बेटा इतना सामान उठा के आए हो, ये लो 50 रुपये. ठीक है. सो लिसन, तुम्हारी जो स्कूल बैग है उसके स्ट्रैप देखे तुमने, वाइड होते हैं. हैव यू सीन द स्ट्रैप्स ऑफ स्कूल बैग? तो यहाँ पे होते हैं या ऐसे पकड़े होते स्कूल बैग स्ट्रैप्स. You see that? हैं? इससे हम अपना बोझ कैरी करते हैं. यहाँ पे क्या दिया है, पढ़ सकते हो? Wide straps for one shoulder comfort. वन शोल्डर नहीं है, सिर्फ शोल्डर है. For shoulder. वन शोल्डर क्यों? वन शोल्डर पे ले रहे हो क्या बैग? नहीं, वाइड स्ट्रैप्स फॉर शोल्डर कंफर्ट. ये जो स्ट्रैप की विड्थ है ना, देख रहे हो तुम, ये वाइड होती है. जनरली बैग्स में ऐसा होता नहीं है, बट स्कूल बैग्स में खास करके वाइड देखने मिलता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना वाइड शोल्डर का स्ट्रैप होगा उतना एरिया ज़्यादा होगा जिस पे ये स्कूल बैग का वेट एक्ट करेगा तुम्हारे शोल्डर के ऊपर. एरिया ज़्यादा होने से ये फोर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज एरिया. ड्यू टू लार्जर एरिया द फोर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लार्ज एरिया एंड इट विल क्रिएट लेस प्रेशर ऑन योर शोल्डर. तुम्हारे कंधों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे फ्यूचर की, वो थोड़ी कम हो जाए, इसके लिए स्ट्रैप को वाइड बना दिया है. ठीक है. लेकिन तुमने देखा होगा कि कुछ दूसरे टाइप के भी बैग्स आते हैं. लेट मी जस्ट शो यू. हैव यू सीन दीज काइंड ऑफ बैग्स? मुझे समर कैंप पे बैग ले जाते हैं या something like that. Not that thing. Yeah, exactly. Just see the width of the shoulder strap. There is no strap. There are just few strings. इसमें अगर तुम्हारी सारी स्कूल बुक्स भर के लेके जाओगे, क्या होगा तुम्हारे साथ? बैग नीचे गिर जाएगा. नहीं बैग पे इतना प्रेशर है कि उसमें नहीं, ये जो शोल्डर है ना, उसमें ये जो रोप्स है, स्ट्रिंग्स है, ये इतना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कि तुम्हें यहाँ पे पेन हो जाएगा यहाँ पे. एनीवन हैज दिस बैग? किसी के पास है ये बैग? अगर गलती से मिल गया तो अंदर बुक्स भर के जरा शोल्डर पे लेके देखना, और सेम बुक्स ये नॉर्मल वाली बैग में भी भर के देखना, और कंपेयर करना किस में ज़्यादा पेन होता है. इसमें ज़्यादा पेन होगा. मोर पेनफुल. Why? Because of more pressure. Why more pressure? Because of less area of strings. Strings का एरिया यहाँ पे कम है, इसके लिए
प्रेशर ज़्यादा है, इसके लिए पेनफुल भी ज़्यादा है। समझ में आया? मोर पेनफुल बिकॉज ऑफ मोर प्रेशर बिकॉज ऑफ लेस एरिया ऑफ स्ट्रिंग्स, and this is more wider straps, that means less pressure, more area and less pressure and less painful, more comfortable. ठीक है, so that is the reason behind the wide straps of school bags. You know why these coolies and porters at railway station, they place a thick round piece of cloth on their head when they have to carry heavy loads like suitcases etc. ये लोग सिर के ऊपर एक ऐसा कपड़ा रखते हैं, उसके ऊपर फिर वो लोग सामान रखते हैं। यू नो व्हाई? यस तनुष? क्योंकि जो बैग्स होते हैं बहुत हैवी होते हैं ना, तो वो जो क्लॉथ होता है वो एकदम थिक होता है, तो उससे जो प्रेशर होता है वो इतना सर पे नहीं आता। वेरी गुड। और वो जो बाकी का प्रेशर होता है वो हाथों से संभाल। एग्जैक्टली। सो बेसिकली द थिक क्लॉथ इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, एरिया इंक्रीज करता है वो। हेड का सरफेस एरिया बहुत छोटा है, सिर्फ इतना सा है, ठीक है, ये तो टेपर्ड पार्ट है, तो उधर एक फ्लैट सरफेस एरिया मिलता है, प्लेटफॉर्म बन जाता है एक क्लॉथ का, और उसके ऊपर बैग्स रखते हैं वो लोग, तो जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर अ लार्ज एरिया, दैट द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ओवर अ लार्ज एरिया विच क्रिएट्स अ लेस प्रेशर ऑन हेड। लेस प्रेशर मतलब हर्ट कम होगा, और हाथों पे भी वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सो द कूली कैन कैरी द लोड वेरी इजीली ऑन हिज हेड। ये भी एक एग्जाम्पल है। वाई शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ? तुमने देखा होगा नाइफ के दो एज होते हैं, एक शार्प और एक ब्लंट। हैव यू सीन दैट? शार्प एज से कोई भी चीज़ इजीली कटता है, ब्लंट से कट करने की कोशिश की है कभी एप्पल को? ब्लंट साइड से ट्राई करो, बहुत डिफिकल्ट होगा, ट्राई मत करना, डोंट ट्राई दिस एट होम, क्योंकि शार्प तुम्हारे हाथ में होगी एज, और तुम अगर ऐसे प्रेस करने जाओगे तुम्हारा हाथ कट जाएगा। डोंट डू इट, प्लीज़ डोंट ट्राई इट एट होम, आई टेक माई वर्ड्स बैक। मालूम पड़ा सब लोग ने अभी लेक्चर ऑफ करके सीधा किचन में गए, नाइफ निकाला, उल्टा किया, ऐसे करके दबाया, खचा खत्म, हाथ खत्म। सर होमवर्क नहीं कर पाएंगे, प्रेशर खत्म हो गया सर, हाथ ही कट गया मेरा। अब सर एक ही काम बचा है, रेलवे स्टेशन पे कूली बनने का। ठीक है, सो डोंट ट्राई दिस एट होम, आई एम जस्ट जोकिंग, ओके गाइस। Why the tip of a needle is sharp? Why? Tip of the needle used in your sewing machine or injection, why is it sharp? Because sharp edge on exerting less pressure, less force creates more pressure and penetrates easily into any object. That's why needles have sharp edges. Why the depression is much more when a man stands on the cushion than when he lies down on it? तुम ट्राई कर सकते हो, ये कुशन पे खड़े रहो, पूरा वो ऐसा डिप्रेस हो जाएगा, अंदर की तरफ धस जाएगा, बट देन व्हेन यू लाई डाउन ऑन इट, इट विल नॉट गो इनसाइड सो मच, बिकॉज व्हेन यू स्टैंड योर फीट आर फोर्स एक ही डेप्थ पे जा रहा है, you can say जब आप लाई कर रहे हो तो वो डिस्ट्रीब्यूट exactly, the force is exerted over a smaller area when you are standing, and when you are lying down the force is distributed over a large area, and that's why the pressure is more when you are standing and the pressure is less when you are lying down. So it's all about pressure and area. तुमने ऐसे ट्रैक्टर्स देखे होंगे, ट्रक्स देखे होंगे जिसके व्हील्स आर वेरी वाइड, द टायर्स आर वेरी वाइड. You know why? Because these tractors and these machines are meant to be running on off roads. Off roads मतलब जहाँ पे पक्के रोड नहीं होते, वहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए जाते हैं. And in those areas, if these heavy machines, they are made up of tires with thin area, less area, the weight of the machine will exert large force on less area, which will create huge pressure, and the wheels, the tires will sink into the ground. वो ground में sink हो जाएंगे because of the less area and more pressure. So if the area is large, the force of this heavy machines or tractors is distributed over a large area, which creates a less pressure, and the machines can easily you can say run on the
अनकंस्ट्रक्टेड रोड्स। तुम लोग कभी बीच पे गए हो? हैव यू बीन ऑन द बीच? बीच पे गए हो तुम लोग? ऑफ कोर्स गए हो। व्हाट अ क्वेश्चन, व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन। ऑफ कोर्स सर, बीच पे कौन नहीं गए? तो बीच पे तुमने देखा होगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉक, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द बीच, बट व्हेन यू लाई डाउन ऑन द बीच इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। सर व्हाट अ स्टूपिड ऑब्जर्वेशन यू हैव। ऑफ कोर्स लाइंग डाउन ऑन द बीच इज, हाउ कैन इट लाइंग डाउन बी डिफिकल्ट? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात, ऐसे हंसो मत मेरे पे। देखो, व्हेन यू वॉक ऑन द बीच योर फीट सिंक इनटू द सैंड because your feet have a smaller area, and this smaller area is carrying the whole force of the weight of your body. So the force due to weight of the body is exerted on your feet, which is having smaller area. That's why when you walk your feet sink into the dry sand of the beach. But when you lie down on the beach, the weight of your whole body is equally distributed over the large surface area of your full body. तो सरफेस एरिया बड़ा हो गया व्हेन यू आर लाइंग डाउन, तो बॉडी इज नॉट सिंकिंग डाउन व्हेन यू लाइंग, दैट्स व्हाई लाइंग डाउन इज ईजियर बिकॉज द बॉडी डज नॉट सिंक इन टू द सैंड व्हेन यू आर लाइंग डाउन, बट व्हेन यू वॉक ऑन द सैंड द बॉडी डज सिंक इन। ये हमने ऑब्जर्व किया है बीच में, ठीक है। सो दैट वॉज प्रेशर विच वॉज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी लिक्विड प्रेशर बाकी है। सो आगे के पार्ट्स बचे हैं, लिक्विड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड छोटा पार्ट है, इंटरेस्टिंग है, बट बिफोर दैट अ ह्यूज होमवर्क अवेट्स यू, ठीक है। प्लीज़ मार्क कर लो, कल सबमिट नहीं करना है, ठीक है। एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ, प्रेशर कम है, कल सबमिट नहीं करना है, नेक्स्ट वीक सब कुछ साथ में सबमिट करेंगे हम। बट ये जो फर्स्ट पार्ट है उसका होमवर्क क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 to 7, मतलब 1 से लेके 7 तक। मैं ये PDF भेजूंगा ग्रुप में, तो किसके पास अगर बुक नहीं है तो नो वरीज, दिस विल बी प्रोवाइडेड। और जिसको बाद में भी चेक करना है PDF में होमवर्क चेक कर सकता है। 1 to 7, 7 वाला पूरा, फिर 8 to 14, मतलब 1 से 14 पूरा ही है सारे क्वेश्चंस। उसके बाद है 32 से 42, 32 से 42। उसके बाद है 47 से 52, ठीक है। उसके बाद है 53 से 60, उसके बाद है 61, 62। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में है 66 से 72 एंड 76, 77, 78, दैट्स इट, ठीक है। ये पूरा होमवर्क मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, काफ़ी होमवर्क है, कल सबमिट नहीं कर सकते तुम। वैसे भी कल तुम्हें तैयारी करनी है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के टेस्ट की, ठीक है। टुमारो इज गोइंग टू बी द टेस्ट ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। टुडे वाज अ गुड चैप्टर, गुड लेक्चर अबाउट दिस चैप्टर, फोर्स एंड प्रेशर। वाह यार, काफ़ी पढ़ लिया हमने। ओके गाइस, तो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।